हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। दिस इज़ प्रीति गुप्ता। तो बच्चों, हम वापस आ गए हैं अपने नए चैप्टर के साथ, जो कि है हमारी आत्मकथ्य। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है ये लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने, है ना। ये जो चैप्टर है ये उनकी एक तरह की से आत्मकथा है। तो ये आत्मकथा लिखने का कारण क्या था, तो इसमें सबसे पहले हम तो ये जानेंगे। और इस आत्मकथा में उन्होंने लिखा क्या है, इसके बारे में भी हम ये जानेंगे। तो बच्चों, बात कुछ ऐसी थी कि जयशंकर प्रसाद जी जो हैं थे, मतलब इन्हें ये एक हंस पत्रिका में संपादन का काम करते थे। तो उस टाइम हुआ कुछ ये कि संपादक ने कहा कि अब हम इस पत्रिका में अपना एक नया संस्करण ऐड करेंगे, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, नए नए कवियों या नए नए लेखकों की आत्मकथा के बारे में लिखेंगे। मतलब एक नया संस्करण प्रकाशित करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के जितने भी कवि या जितने भी लेखक हुए उनकी आत्मकथा का हम इसमें वर्णन करेंगे। तो वहाँ पर मौजूद लोगों ने सबसे पहले ये कहा जयशंकर प्रसाद जी से कि सबसे पहले इस हंस पत्रिका में जो हम शुरू करने वाले हैं आत्मकथा का काम, उसमें सबसे पहले आप अपनी आत्मकथा लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद जी बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गए। उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया कि नहीं, मेरे पास क्या आत्मकथा है, मैं अपनी आत्मकथा क्या ही लिखूँगा, है ना। तो बाकी लोगों ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि नहीं, आपको अपनी आत्मकथा लिखनी चाहिए। तो इसी उधेड़-बुन में या इसी असमंजस में उन्होंने कुछ कविताएं लिखी है, तो जो एक तरह से उनके जीवन से रिलेट करती है। तो इन पंक्तियों में हम यही समझेंगे क्या, जयशंकर प्रसाद के जीवन की कुछ आत्मकथाएं या उनके जीवन के कुछ पहलू हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इनका जन्म हुआ था सन 1889 में वाराणसी में। मतलब इनका जन्म हुआ था 1879 में वाराणसी में। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए थे, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए थे। मतलब इनकी एजुकेशन कहाँ तक हुई थी, इनकी एजुकेशन ओनली 8वीं क्लास तक हुई थी। बाद में वे घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन करने लगे। मतलब जब पढ़ाई छूट पाई घर की स्थिति के कारण, तो उन्होंने क्या किया, घर पर ही संस्कृत, हिंदी और फारसी भाषाओं का अध्ययन उन्होंने शुरू कर दिया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से ये एक थे। मतलब छायावादी काव्य के जितने भी कवि रहे उनमें से एक प्रमुख स्थान रखते हैं जयशंकर प्रसाद जी। इनकी मृत्यु सन 1937 में हुई थी। इनकी जो प्रमुख काव्य कृतियां हैं वो कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। सबसे इम्पोर्टेंट है इनकी कामायनी। और इनके जो नाटक थे वो थे अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। और जो उपन्यास है वो है कंकाल, तितली और एरावती। कहानी संग्रह में आते हैं आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। ये सारी क्या है बच्चों, ये सारी इनकी रचना है। इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कामायनी। तो आगे चलते हैं। जो इनकी आत्मकथाएं, इन्होंने कविता कुछ इस तरह से लिखी है कि अगर आप जनरली पढ़ोगे तो ये किसी और चीज़ की ओर इशारा करती है। अगर आप इन्हें बहुत ध्यान से समझोगे तो ये पता चलेगा कि जो जयशंकर प्रसाद है, उन्होंने अपने बारे में ही ये कविता लिखी है। तो कुछ कविता की लाइनें इस तरह से है। मधुप गुन गुनाकर कह जाता है कौन कहानी अपनी या। मधुप यानी यहाँ पर होता है भौरा। तो वो ये कह रहे हैं कि मधुप क्या करता है, हर फूल पर बैठता है। मतलब हमारे मन को उन्होंने एक भौरे से कंपेयर किया है। तो वो ये कहते हैं कि भौरे का काम क्या होता है, कभी इस फूल पे, कभी उस फूल पे, कभी उस फूल से क्या करता है, अपना पराग रस चुनता रहता है। और हमारा मन भी क्या है, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी इसका सुख, कभी इसका दुख। तो ये सारे सुख दुख बटोर कर हम कहाँ रख लेते हैं, अपने मन में रख लेते हैं। आगे की लाइन है, मुरझाकर गिर रही है पत्तियां देखो कितनी आज। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। यह लोग करते ही रहते हैं अपने व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। तुम सुनकर सुख पाओगे देखो यह गागर रीति। तो इन लाइनों में वो कह रहे हैं कि मुरझाकर गिर रही हैं पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अब जो पेड़ पर जितनी भी घनी पत्तियां थी वो अब मुरझाकर गिरने लगी है। मतलब उनका जो जीवन है वो अब धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर आ गया है। तो इन्हीं लाइनों का अर्थ हम यहाँ पर समझेंगे।
तो कवि कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का मन एक भौरा रूपी गीत गाता है और अपनी कहानी सुना रहा है। तो वो भी अपनी यहाँ पर हमें कहानी सुना रहे हैं। झड़ते पत्तियों की ओर इशारा करते हुए कवि कहते हैं कि आज असंख्य पत्तियां मुरझाकर गिर रही है, यानी उनकी जीवन लीला अब समाप्त हो रही है। अब धीरे धीरे उनकी उम्र जो है वो ढलती जा रही है और उसके जो साल हैं दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। जैसे कि पत्तियों के पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो एक एक करके गिरने लगती है ना। आगे कहते हैं आज असंख्य पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं, यानी कि उनकी जीवन लीला समाप्त हो रही है। इस प्रकार अंतहीन नील आकाश के नीचे हर पल अनगिनत जीवन का इतिहास बन और बिगड़ रहा है। इसीलिए वह कहते हैं कि इस आकाश मतलब अंतहीन आकाश के नीचे कई सारे जीवन ऐसे हैं जिनका इतिहास, किन्हीं का इतिहास शुरू हो रहा है, मतलब किन्हीं का जन्म हो रहा है और किन्हीं की मृत्यु हो रही है। मतलब किसी का इतिहास बनना चालू हो रहा है और किसी का इतिहास समाप्त होने की कगार पर है। इस माध्यम से कवि कहते हैं कि इस संसार में हर कुछ चंचल है, कुछ भी स्थिर नहीं है। मतलब इस संसार में जो भी है वो कुछ ही समय के लिए है, कोई भी यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं है। जिसे जो आया है उसे यहाँ पर जाना ही है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के मजाक बनाने में लगे हैं। हर किसी को दूसरे में कमी नज़र आती है। मतलब आज जो व्यक्ति है वो क्या करता है, हर किसी का मजाक बनाने में लगा है। हर व्यक्ति को सामने वाले में कमी ही दिखती है। मतलब वो चाहता तो उस व्यक्ति में उसके अच्छे गुण भी देख सकता है, पर आज जो व्यक्ति है वो क्या करते हैं, सामने वाले में सबसे पहले उसके दुर्गुण या उसकी कमियों पर नज़र डालते हैं। अपनी कमी कोई नहीं कहता, सभी अपनी कमी को छुपाते हैं और दूसरों की कमियों को उजागर करते हैं। यह जानते हुए भी तुम मेरी आत्मकथा जानना चाहते हो, उसके बावजूद भी तुम मेरी आत्मकथा जानना चाहते हो। कवि कहता है कि यदि वह उन पर बीती हुई कहानी सुनाते हैं तो लोगों को उसे आनंद ही मिलेगा, परंतु साथ ही वह यह भी देखेंगे कि कवि का जीवन सुख और प्रसन्नता से बिल्कुल ही खाली है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि अगर वे अपनी आत्मकथा लिखेंगे तो अपनी आत्मकथा सुनाने में, लिखने में लोगों मतलब वो जो अपनी आत्मकथा लिखेंगे उससे लोगों को बहुत ही ज़्यादा आनंद मिलेगा, परंतु वो साथ में यह देखेंगे कि उनके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी प्रसन्नता या कोई भी सुख नहीं है ना। तो आगे की जो लाइनें हैं हमारी वो कुछ इस तरह से हैं। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते हंसी तेरी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रवचनता औरों की दुखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिलाकर हंसने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काया कर जो भाग गया। तो इन लाइनों में कवि कहते हैं कि उनका जीवन स्वप्न के समान एक छलावा है। मतलब कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि उनका जो जीवन है वो एक सपने के समान एक छल है, एक धोखा है। जीवन में जो कुछ वो पाना चाहते हैं वह सब उनके पास आकर भी दूर हो गया। मतलब जीवन में उन्होंने जो भी कुछ चाहा वो उनके पास आते आते चला गया। यह सब उनके जीवन की विडंबना है। तो ये सारी ही उनके जीवन की समस्या है। वे अपनी इन कमजोरियों का बखान कर जग हंसाई नहीं करना चाहते, तो वे अपनी इन कमजोरियों को सबके सामने उजागर कर कर अपनी हंसाई या अपना अपमान नहीं करना चाहते हैं। वे अपने चले जाने की कहानी नहीं सुनाना चाहते हैं। मतलब उनके साथ जो धोखा हुआ है वो उसको किसी को भी नहीं सुनाना चाहते हैं। जिस प्रकार सपने में व्यक्ति को अपने मन की इच्छित वस्तु मिल जाने से वह प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार जीवन में एक बार प्रेम आया था परंतु वह स्वप्न की भांति टूट गया। तो कवि यहाँ पर कहते हैं जैसे कि सपने में कुछ चीज़ें मिल जाती है और जिससे वो उनका मन प्रसन्न होता है, ठीक उसी प्रकार उनके जीवन में भी एक बार प्रेम रूपी अनुभूति हुई थी, परंतु वो कैसा रहा, वो एक सपने के समान रहा जो आया और
टूट गया। उनकी सारी आकांक्षाएं महज मिथ्या बनकर रह गई, क्योंकि वह सुख का स्पर्श पाते पाते वंचित रह गए। अब वो ये कहते हैं कि उनकी जितनी भी इच्छाएं थी, जितनी भी कल्पनाएं थी, वह सिर्फ एक झूठ बनकर ही रह गई हैं। उनको वो सुख उनके पास आते आते वापस चला गया। इसलिए कवि कहते हैं कि यदि तुम मेरे अनुभवों के सार से अपने जीवन का घड़ा भरने जा रहे हो, तो मैं अपने उज्जवल जीवन की गाथा कैसे सुना सकता हूँ। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे जीवन के अंशों से कुछ, मेरे जीवन के अनुभव से कुछ सीखना चाहते हो, तो तुम अपने जीवन का घड़ा कैसे भर सकते हो, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सारा खालीपन है, मेरे जीवन की गाथा बहुत सारी कमी है, तो मैं उस कमी से तुम्हारे जीवन को उज्जवल कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे कवि कह रहे हैं। आगे कहते हैं, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पाथा में पंथा की। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कथा की, छोटे से जीवन की कैसे कथाएं आज कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भीली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन वथा। मतलब यहाँ पे कवि अपने सुंदर सपनों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनके जीवन में कुछ सुखद पल आए, जिनके सहारे वे वर्तमान में जीवन बिता रहे हैं। मतलब उनके जीवन में कुछ ऐसे सुनहरे पल भी आए जिसके बदौलत वो आज अपना जीवन बिता रहे हैं। उन्होंने प्रेम के अनगिनत सपने सजोए थे, मतलब उन्होंने प्रेम के बहुत सारे सपने सजोए थे, परंतु वे सपने मात्र सपने बनकर रह गए। वास्तविक जीवन में उनके हाथ कुछ भी नहीं मिल सका। कवि अपनी प्रेयसी की सुंदर लाल गालों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मानो भोर अपनी लाली उनकी प्रेयसी के गालों की लाली से प्राप्त करती है। तो कवि अपनी प्रेमिका का यहाँ पर वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसके गालों की लाली ऐसी थी जैसे कि सुबह की जो पहली किरण होती है, वो किरण उसकी प्रेमिका के गालों से ही प्राप्त होती है, परंतु अब ऐसी रूप सी छवि अब उनका सहारा बनकर रह गई है। पर जो अब ऐसा रूप है, सिर्फ यह उनकी एक कल्पना बनकर रह गई है, क्योंकि वास्तविक जीवन में वे क्षण कवि को मिलने से पहले ही छिटक कर दूर चले गए। मतलब वे सारी कल्पना अब एक सिर्फ उनके जीवन का एक क्षण बनकर ही रह गई है, क्योंकि ये सारी कल्पना मिलने से ही पहले उनके जीवन से दूर चली गई है। इसलिए कवि कहते हैं कि मेरे जीवन की कथा जानकर तुम क्या करोगे। अपने जीवन को वे छोटा समझकर अपनी कहानी नहीं सुनाना चाहते। वे कहते हैं कि मेरा छोटा सा जीवन है, उसकी कहानी वे किसी को भी नहीं सुनाना चाहते हैं। इसमें कवि की सादगी और विनय का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। मतलब वे ये बताते हैं कि उनका जीवन बहुत ही सरल और सादगी भरा रहा है। वे दूसरों के जीवन की कथाओं को सुनने और जानने में अपनी भलाई समझते हैं। वे ये समझते हैं कि वे सिर्फ दूसरों की कथाएं सुने, उसी में उनकी भलाई है। वे कहते हैं कि अभी उनके जीवन की कहानी सुनाने का वक्त नहीं आया है। मेरे अतीतों को मत कुरो दो, उन्हें मौन ही रहने दो। तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि अभी उनकी कहानी सुनाने का वक्त नहीं आया है, इसीलिए अभी उनके अतीतों को नहीं कुरे दें, इसलिए उन्हें अभी मौन ही रहने दिया जाए। तो बच्चों, ये थी जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य। तो इसी के साथ हम अपना चैप्टर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आपसे एक नए सेशन में नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।